हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जितने भी यहाँ पे वीडियोस दी जा रही हैं उनको आप अच्छे से देख रहे होंगे। आई नो कि बहुत लोग तो नहीं देखते हैं, लेकिन जितने लोग भी देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियोस डेली बेसिस पे हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी साइंस के वीडियो अभी तक आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया, आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इतने यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाले आपके पेपर के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस 30 क्वेश्चंस के साथ आप पूरे वीडियो को देखिए और बताइए कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो विघटन के पश्चात अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों प्रकार के कणों का वो उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, कब कहेंगे, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यानी ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे कि जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है तब उसे कहते हैं कि पिंड का वेग समरूप है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक बल जो कि 0.5 ग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो बल का मान क्या होगा। तो सिंपल सी भाषा में हम यहाँ पे F बराबर ma लगा सकते हैं, जो कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार। तो m का मान यहाँ पे दिया गया 0.5 और इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगेगा। अगला सवाल कि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में किसको प्रभावित करती है। तो यहाँ से एक टॉपिक आपका ये बन जाता है कि हमारे शरीर में होने वाले जो रोग हैं और उनके जो कारक हैं किस कारण से होता है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो है, अगर आप सर्च करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार बुक से भी पढ़ लेना, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो पीलिया जो हमारे शरीर के यकृत भाग को प्रभावित करता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उस यंत्र को माइक्रोफोन कहा जाता है, और इसका उल्टा होता है, अगर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने की बात कहे तो वहाँ पे फिर लाउड स्पीकर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। जो जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु होता है जो टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन का तापमान यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं सामान्यतः 3000 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो सदिश राशि और अदिश राशि को अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि कौन सी जो है कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है वो सदिश के अंतर्गत आता है। जिसमें केवल परिणाम होता है, मतलब कि केवल उसमें दिशा हो या फिर कोई एक ही चीज़ होता है, तो उसको हम लोग अदिश राशि के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अदिश राशि में जो ऊर्जा होगा वो हम कहेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम है, दिशा तो नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये अदिश राशि जो कि है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल एक। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसे जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन बी, जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही किया गया। ठीक है, वाशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है ना कि बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडा इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों ये मिलान गलत है। और ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये तो सही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि केवल 3 सही मिलान किया गया। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है। किसी पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कहेंगे कि पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा
औसत गतिज ऊर्जा यहाँ पे डी होगा सही आंसर। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा डाली गई वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बगल में घंटा वाला बटन है उसको दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगला प्रश्न है कि द्रव तापमापी गैस तापमापी से अधिक संवेदी होता है, इसका कारण क्या क्योंकि ऐसा कारण होता है क्योंकि जो गैस होता है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि द्रव तापमापी जो है वो गैस तापमापी से अधिक संवेदी माना जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया गया, दोनों को पढ़ने के बाद बताना कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि ध्वनि पर तापमान का प्रभाव पड़ता है और जैसे जैसे ध्वनि में तापमान की वृद्धि करेंगे तो ध्वनि भी बढ़ेगा और तापमान में कमी करेंगे तो ध्वनि भी घटेगा। लेकिन अगर इस तरह से हम यहाँ पे बात करें कि माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति घटती है तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि प्रकाश की गति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन केवल और केवल एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म जो है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु रेशा पैदा करता है? तो रेशा पैदा करता है कोशित, यहाँ पे बी होगा, जिसको हम लोग पुपा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको पुपा ही कहा जाता है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या फिर चूर्ण रूप से औषधियों की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है? सिलिका जेल जो है वो नमी को सोख लेता है। जब कुछ आप नई चीज़ों को भी खरीदेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि छोटे से पैकेट में एक रहता है और वो सिलिका जेल होता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर होता है? किसी आवेशित चालक का उसका संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि फिलोसोफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसोफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो लैमार्क यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट कि समान परमाणु संख्या वाले लेकिन भिन्न द्रव्यमान वाले तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार हमने इसके बारे में बात किया हुआ है, तो आप लोग खुद से बताना। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य से छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में गैसीय विनिमय होता है। ये छिद्र क्या है? इन छिद्रों को क्या कहते हैं? पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलेगा कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा कहा जाता है। ये छिद्र होते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा दिखता है? समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा और आभासी होता है, तो सी करेक्ट है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित यहाँ पे परितारिका के द्वारा होता है, ऑप्शन ए परितारिका, जिसे आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण कैसा होगा? तो ये जो दर्पण होगा ये समतल दर्पण होगा। जब प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर बने तो समतल दर्पण होगा। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है उसका इस्तेमाल रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल का वैसे भी हम जानते हैं कि बल का सिर्फ और सिर्फ न्यूटन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होगा? ये भी प्रश्न हमने पहले के जो मैंने पार्ट आपको दिए थे उस पार्ट में कवर किया हुआ है। वस्तु को अगर गर्म करने पर क्या होगा कि उनके जो चाल होता है वो बढ़ जाता है, उनकी जो चाल है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो इसकी क्या होगा। जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो जनरली हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से जब वो मान लीजिए लुढ़क करके ये गिरना स्टार्ट करता है तो इसमें जो भी ऊर्जा सन्निहित थी वो टोटल अपने साथ लेकर के चलती है, यानी स्थितिज ऊर्जा में चल रही है। और चलते हुए जब वो नीचे पहुँचेगा तो वो क्या होगा, जो भी स्थितिज ऊर्जा थी वो टोटल गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु कोष्टिका यानी एल्यूवियोली जो है, एल्यूवियोली खालिस्तान के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना है। किसके भीतर होता है, तो ये फेफड़े के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना होती है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो बताइए कौन सा रोग किसके कारण होता है। मलेरिया के बारे में हमने तो डिस्कस कई बार किया कि मलेरिया जो प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। तो फर्स्ट का 4 के साथ मैच करके देखिए, फर्स्ट का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बी का 3 इसमें मिल रहा है, बी का 3 इसमें मिल रहा है, तो हमें बी का 3 तो मिला देते हैं। चलो, पोलियो जो है वो विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है। तपेदिक की बात करें तो तपेदिक जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो सी का 2 के साथ कहाँ मिल रहा है, सी का 2 यहाँ पे, यानी सही आंसर ऑप्शन ए होगा। दाद खाक खुजली जो है ये सब कवक के कारण होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का स्कंदन न होना, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता, स्कंदन नहीं हो पाता, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है। तो पौधे का वो कौन सा हिस्सा जो पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है, तो वो है आपका जाइलम, यहाँ पे होगा ऑप्शन बी जाइलम। और फ्लोएम की बात करें तो वो भोजन और खनिज पदार्थों को भोजन और पोषण पदार्थों को वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है फ्लोएम, तो वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन आता है कि इनमें से कौन सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा विषाणु को, ठीक है। वायरस जो है वो विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माने जाते हैं, तो यहाँ पे बी होगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते चलते क्यूज का क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि गुणसूत्र जो नर और मादा दोनों में मौजूद होते हैं किस रूप में जाने जाते हैं। अभी कल की वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, साइंस का जब मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें बताया था कि हमारे शरीर में टोटल मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि आपका 22 जोड़ी होता है और एक होता है आपका जो एक जोड़ी वो अलग होता है, ठीक है। XY और XX ये इस तरह से होते हैं। तो ये जो दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं गुणसूत्र जो नर और मादा दोनों में मौजूद होते हैं, 22 तो दोनों में होंगे, तो ये 22 गुणसूत्रों को किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।